आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की रेलवे आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज़रूर ज्वाइन करें। देखिए टेलीग्राम चैनल पर जो भी आप लोगों की क्लासेस चल रही हैं, चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो या आरपीएफ कांस्टेबल, उन सभी की जो पीडीएफ रहती है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए। तो पहला प्रश्न देखेगा। सो गाइस पहला प्रश्न हमारा रहेगा कि भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कौन थे? मेजर ध्यानचंद, कर्नल सीके नायडू, एच.डी. देसाई, दिव्यांश श्रीवास्तव। भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता थे मेजर ध्यानचंद। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। मेजर ध्यानचंद की अगर मैं बात करूं तो मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। वे 1928 से 1932 और 1936 के ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे और 3 स्वर्ण पदक जीतने में मदद की थी। ध्यानचंद ने 400 अधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल किए और उनका खेल बहुत ही आकर्षक था, जिस कारण उन्हें हॉकी का जादूगर उपनाम दिया गया था। तो ये सारे जो पॉइंट इसमें दिए गए हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हॉकी का जादूगर के नाम से किन्हें जाना जाता है तो मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है फीफा विश्व कप का आयोजन किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल। फीफा विश्व कप का आयोजन जो है ना, ये फुटबॉल से संबंधित है। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। फीफा विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। यह अब तक का सबसे बड़ा और प्रमुख फुटबॉल टूर्नामेंट है। ब्राजील ने 5 बार 1958, 1962, 1970, 1994 और 2002 फीफा विश्व कप जीता है, जो किसी भी अन्य देश से ज़्यादा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि पहला क्रिकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप कब आयोजित किया गया था? 1971, 1973, 1975, 1983। तो पहला क्रिकेट विश्व कप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है ना, वर्ष 1975 में आयोजित किया गया था। तो 1975 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। 1975 में इंग्लैंड में पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, जिसमें 8 देशों ने हिस्सा लिया था। पहला विश्व कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज थी। भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता था, जब उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था। तो इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, तो उन सभी पॉइंट को आपको ध्यान रखना। जैसे कि 1975 में इंग्लैंड में पहला क्रिकेट विश्व कप हुआ था, तो ये पॉइंट यहाँ से बन रहा है। और इसमें कम से कम 8 देशों ने हिस्सा लिया था और पहला विश्व कप जीतने वाली टीम वेस्ट इंडीज थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत ने 1983 में पहला विश्व कप जीता था और उसने वेस्ट इंडीज को हराया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, बैडमिंटन के हेल्पफुल खेल में इस्तेमाल होने वाली वस्तु को क्या कहते हैं? बैट, बास्केट, शटलकॉक या बॉल। बैडमिंटन के हेल्पफुल खेल में इस्तेमाल होने वाली वस्तु को हम कहते हैं शटलकॉक। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। बैडमिंटन में शटलकॉक को खेल की वस्तु माना जाता है, जो पक्षी के पंखों से बनी होती है। यह पंखों वाले एक छोटे से गोलाकार बास्केट के रूप में होता है। शटलकॉक की डिज़ाइन और गति बैडमिंटन के खेल के अनुभव को काफ़ी प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है। 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। देखिए ओलंपिक खेलों का आयोजन 4 वर्षों में एक बार होता है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन हर 4 साल में एक बार होता है। यह खेल सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन है। समर और विंटर ओलंपिक अलग अलग वर्षों में आयोजित होते हैं, यानी समर ओलंपिक एक वर्ष और विंटर ओलंपिक अगले 4 वर्ष में आयोजित होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है?
क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? तो भारत का राष्ट्रीय खेल है गाइस हॉकी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और यह खेल भारतीय खेल संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। भारतीय हॉकी ने ओलंपिक में 8 स्वर्ण पदक जीते थे, जिनमें से अधिकांश मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में आए थे। हालांकि अब क्रिकेट अधिक लोकप्रिय हो गया है, लेकिन हॉकी भारतीय खेल इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 7वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, महिला क्रिकेट के एक दिवसीय ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, सानिया मिर्जा या शार्लोट एडवर्ड्स, एलिस पेरी? महिला क्रिकेट के एक दिवसीय ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी हैं मिताली राज। तो मिताली राज इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। मिताली राज ने महिला क्रिकेट के एक दिवसीय ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं। उनका नाम 7000 से अधिक रन बनाने वाली पहली महिला क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में दर्ज है। उन्होंने 1999 में अपने करियर की शुरुआत की और तब से भारतीय महिला क्रिकेट टीम के प्रमुख सदस्य रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, विंबलडन किस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है? क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन या हॉकी? देखिए विंबलडन जो है ना, ये टेनिस खेल का प्रमुख टूर्नामेंट है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। विंबलडन टेनिस का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है। इसका आयोजन हर साल इंग्लैंड के लंदन में किया जाता है और यह घास के कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन 1887 से शुरू हुआ था और यह दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा, किस भारतीय खिलाड़ी ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था? अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, साक्षी मलिक, सुरेश रैना? आंसर आपका जाएगा अभिनव बिंद्रा के साथ में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में शॉटगन शूटिंग में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। वे ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। उनकी यह जीत भारतीय खेलों के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था। सो गाइस अगला प्रश्न देखेगा 10वां, भारत में आईपीएल का पूर्ण रूप क्या है? आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपीएल का फुल फॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भारत में क्रिकेट का सबसे लोकप्रिय और बड़ा टी20 टूर्नामेंट है। इसका पहला सीजन 2008 में आयोजित हुआ था और इसमें दुनिया भर के क्रिकेट खिलाड़ी भाग लेते हैं। मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स जैसी टीमें आईपीएल में बेहद सफल रही हैं। अगला प्रश्न देखेगा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? तो भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगर मैं गंगा नदी की लंबाई की बात करूं तो गंगा नदी की जो लंबाई है वो है 2525 किलोमीटर और ये उत्तर भारत से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अक्सर पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है गंगा नदी की लंबाई कितनी होती है, तो लंबाई आप याद कर लीजिए। और ये कौन सी खाड़ी में गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न देखेगा, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, केटू, माउंट किलिमंजारो? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करूं तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है और यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत में सबसे बड़ा महापार्क कौन सा है? कांचीकंदा, जिम कॉर्बेट, सुंदरबन, मंथीवन? भारत में सबसे बड़ा जो महापार्क है वो है सुंदरबन। तो सुंदरबन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। सुंदरबन की अगर मैं बात करूं तो सुंदरबन जलमग्न क्षेत्र में स्थित है और यह बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास स्थल है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखोगा,
भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है गाइस वो है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट जान लीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की अगर मैं बात करूं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20 करोड़ है, जो देश की कुल जनसंख्या का 16% से ज्यादा है। अगले प्रश्न की मैं बात करूंगा। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा, भारत में आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? भारत में आदिवासी आबादी का सबसे बड़ा प्रतिशत वाला जो राज्य है गाइस वो है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। मध्य प्रदेश में आदिवासी आबादी का बड़ा हिस्सा निवास करता है, जिसमें गोंड और भील समुदाय प्रमुख हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है? बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई या दिल्ली? तो भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है मुंबई। तो मुंबई इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। मुंबई को भारत का वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र माना जाता है और यह देश का आर्थिक हब है। प्यारे बच्चों अगला प्रश्न देखेगा, भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? असम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका या उत्तर प्रदेश? भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है असम। तो असम इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न, हाँ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। असम राज्य दुनिया की सबसे बेहतरीन चाय की खेती होती है और यहाँ की चाय वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध है। 18वें प्रश्न की मैं बात करूंगा, वह कौन सा महाद्वीप है जो सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर अमेरिका? एशिया। तो आंसर की अगर मैं बात करूं तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में, ठीक है। एशिया में दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती है और यह महाद्वीप विश्व के कुल भूभाग का लगभग 30% है। अगला प्रश्न देखिएगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या पैसिफिक महासागर? विश्व का सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैसिफिक महासागर का क्षेत्रफल 63.8 मिलियन वर्ग मील है और यह विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसे सूरज उगने वाला देश कहा जाता है? जापान, चीन, साउथ कोरिया, थाईलैंड? वो कौन सा देश है जिसे सूरज उगने वाला देश कहा जाता है? आंसर आ जाएगा आपका जापान के साथ में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जापान को सूरज उगने वाला देश कहा जाता है क्योंकि जापान में सूर्य की पहली किरण दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? चंद्रयान प्रथम, आर्यभट्ट, भारतीय प्रथम, मंगलयान? तो गाइस भारत का पहला जो उपग्रह था वो था आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर वी। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका नाम महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और जो 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, जिन बच्चों ने अभी तक इस मास्टर पीडीएफ को नहीं लिया तो ले लीजिए। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ मैंने रखी है 50 रुपीज़। तो जो भी बच्चे इस मास्टर पीडीएफ को लेना चाहते हैं ले सकते हैं। कैसे लेना है आपको हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 87 651 25 824। इस नंबर पर आप हमें मैसेज कीजिए, बाकी जानकारी आपको मैसेज के माध्यम से ही दी जाएगी। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974, 11 मई 1998, 13 मई 1998, 22 अक्टूबर 2008? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। तो जो भी अभ्यर्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत ने पोखरण प्रथम इस्माइली के तहत 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया था। इसे इस्माइली नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो का पूरा नाम क्या है?
यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। इसरो की स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को डॉक्टर विक्रम साराभाई के नेतृत्व में की गई थी। यह भारत का प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? चंद्रयान 2, चंद्रयान 1, मंगलयान या शुक्रयान? तो गाइस भारत का पहला चंद्र मिशन था चंद्रयान प्रथम। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, चंद्रयान प्रथम भारत का पहला चंद्र मिशन था जिसे 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन से चंद्रमा पर पानी के अंश की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। गाइस अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, भारत ने मंगली मिशन मंगलयान कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013, 10 जुलाई 2009, 12 अगस्त 2015, 15 जनवरी 2018। भारत ने मंगली मिशन मंगलयान कब लॉन्च किया था? 5 नवंबर 2013 को। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। मंगली मिशन मंगलयान भारत का पहला मंगल मिशन था जो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। भारत मंगल पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश बना था। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? एरकॉम, तारापुर रिएक्टर या कुंतनकुलम रेहान? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था एरकॉम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एरकॉम भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था जिसे 1962 में बंबई अब मुंबई में स्थापित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत ने पोखरण 2 परीक्षण कब किया था? 11 और 13 मई 1998, 18 मई 1974, 16 जुलाई 1999, 25 अगस्त 1998। भारत ने पोखरण 2 परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया था। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। भारत ने पोखरण 2 परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को किया था। इसमें कुल 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिसे अटल परीक्षण भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन कौन सा होगा? मंगलयान मिशन, गगनयान मिशन, चंद्रयान 2, चंद्रयान प्रथम? भारत का अंतरिक्ष में पहला मानव मिशन जो है वो है गगनयान मिशन। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। गगनयान मिशन भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजना है। इसे 2024 तक लॉन्च करने की योजना थी। अगला प्रश्न देखेगा, जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन में सुधार, मानव स्वास्थ्य में सुधार, पर्यावरण संरक्षण, उपरोक्त सभी? जैव प्रौद्योगिकी का मुख्य उद्देश्य है उपरोक्त सभी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जैव प्रौद्योगिकी का उद्देश्य कृषि, चिकित्सा, उद्योग और पर्यावरण के क्षेत्रों में नए तकनीकी समाधान प्रदान करना है। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें क्या हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। जिनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बदलाव किया गया है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जीएम फसलों को मनुष्य द्वारा नियंत्रित आनुवांशिक परिवर्तन से उत्पन्न किया जाता है ताकि उनकी उत्पादकता और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, बायोफ्यूल क्या होता है? जो प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है। बी है जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होता है। सी है जो जीवित कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होता है। डी है जो केवल कोयला से उत्पन्न होता है। तो बायोफ्यूल क्या होता है? बायोफ्यूल जो जीवित कार्बनिक पदार्थों से उत्पन्न होता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, बायोफ्यूल में जैविक पदार्थों जैसे मक्का, गेहूं और अलगी से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा, इंसुलिन का उत्पादन किस जीव से किया जाता है? बैक्टीरिया, मानव, पौधे, मच्छर? तो इंसुलिन का उत्पादन जो है ना ये बैक्टीरिया से किया जाता है।
तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। इंसुलिन का उत्पादन सबसे पहले पशु अग्नाशय से किया जाता था, लेकिन अब यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बैक्टीरिया से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, डीएनए के पुनः संयोजन का उपयोग किसमें किया जाता है? आनुवांशिक रोगों का उपचार, टीकों का उत्पादन, फसल सुधार या सभी? आंसर आपका जाएगा आनुवांशिक रोगों का उपचार, टीका का उत्पादन, फसल सुधार, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए पुनः संयोजन तकनीक का उपयोग कृषि, चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग और टीकों का उत्पादन। अगला प्रश्न देखेगा, 34वां प्रश्न हमारा रहेगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का उपयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? मलेरिया, तपेदिक, एचआईवी, श्वसन संक्रमण। स्टेरोमाइसिन का उपयोग जो है ना तपेदिक की बीमारी में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, इसके एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जिसका उपयोग तपेदिक, टीबी और अन्य बैक्टीरियल संक्रमणों के इलाज में किया जाता है। 35वां प्रश्न है, क्लोनिंग की प्रक्रिया किसे कहा जाता है? सो गाइस, क्लोनिंग की प्रक्रिया जो है ना समान आनुवांशिकी वाले दो व्यक्तियों का निर्माण। तो बी ऑप्शन जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्लोनिंग में एक जीव के समान आनुवांशिकी वाले एक और जीव का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग कृषि और चिकित्सा में होता है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो गाइस इसका जो प्रयोग है ना डीएनए की नकल बनाने के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पीसीआर एक जैविक तकनीक है जो छोटे डीएनए नमूनों को बड़े पैमाने पर बढ़ाने के लिए उपयोग की जाती है। इसका उपयोग आनुवांशिक परीक्षण, अपराध विज्ञान और चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रासायनिक रिएक्शन को तेज करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम, लवण या चीनी? कौन सा एंजाइम रासायनिक रिएक्शन को तेज करता है? एंजाइम। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ओके, एंजाइम जैविक उत्प्रेरक होते हैं जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को गति को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा, हेमोफीलिया क्या है? रक्त की कमी, रक्त का थक्का ना बन पाना, उच्च रक्तचाप, रक्त में वसा का उच्च स्तर। हेमोफीलिया क्या है? रक्त का थक्का ना बन पाना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 39वां प्रश्न, हाँ एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। हेमोफीलिया एक आनुवांशिक विकार है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जिससे चोटों से रक्तस्राव होता है। आनुवांशिकी का अध्ययन किसके बारे में होता है? जंतु कोशिका, पौधों का अध्ययन, गुणसूत्र और वंशानुक्रम, कोशिका की संरचना। आनुवांशिकी का अध्ययन किसके बारे में होता है? गुणसूत्र और वंशानुक्रम। आनुवांशिकी का गुणसूत्र और वंशानुक्रम, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। आनुवांशिकी एक जीव विज्ञान की शाखा है जो गुणसूत्रों, जीनों और वंशानुक्रम का अध्ययन करती है। सो गाइस 40वां प्रश्न देखेगा। 40वां प्रश्न रहेगा, मानव में कुल कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, 23, 48 या 92? गाइस मानव में कुल गुणसूत्रों की जो संख्या होती है 46। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मानव में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़े में व्यवस्थित होते हैं। इनमें से 22 जोड़े ऑटोसोमल गुणसूत्र होते हैं और एक जोड़ा लिंग गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, गुणसूत्रों का प्रजनन में क्या कार्य होता है? भोजन का संचय, जीन की सूचना का हस्तांतरण, शरीर के अंगों का निर्माण, कोशिकाओं का विभाजन। गुणसूत्रों का प्रजनन में क्या कार्य होता है? जीन की सूचना का हस्तांतरण। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर वी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। प्रजनन के दौरान एक गुणसूत्र अपने माता पिता से जीन की सूचना का आदान प्रदान करता है, जिसमें नए जीवों में गुणसूत्र का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न है हमारा कि म्यूटेशन क्या होता है? जीन का रूपांतरण, कोशिका का विभाजन, जीन का समान प्रतिकृति, नए गुणसूत्र का निर्माण।
म्यूटेशन क्या होता है? जीन का रूपांतरण। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। म्यूटेशन जीन की संरचना में स्थायी परिवर्तन होता है जो किसी जीव के गुणसूत्र में किसी कारण से हो सकता है, जैसे कि विकिरण, रासायनिक पदार्थों के संपर्क में आना आदि। अगला प्रश्न देखेगा, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकार का सिद्धांत क्या है? प्राकृतिक चयन, आवधिक चयन, गुणसूत्र चयन, आंतरिक विकास। चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित विकास का सिद्धांत है प्राकृतिक चयन। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयन के अनुसार जीवन के विकास में जीवों में सबसे उपयुक्त गुणों का चयन होता है जो जीवित रहते हैं और प्रजनन करते हैं। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीएनए में जीनों की जानकारी होती है जो जीव के गुणसूत्रों में संग्रहित होती हैं। यह कोशिका के विभाजन और आनुवंशिकी के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेडल के गुणसूत्रों के नियमों से कौन सा नियम है? उपयुक्त गुणसूत्रों का संगठन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, वंशानुक्रम का स्वतंत्र वर्गीकरण, जीन का अनुकरण। तो मेडल के गुणसूत्रों के नियमों में कौन सा नियम है? वंशानुक्रम का स्वतंत्र वर्गीकरण। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। मेडल के नियमों के अनुसार जीन अलग अलग गुणसूत्रों पर स्वतंत्र रूप से वर्गीकृत होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, अगला प्रश्न हमारा रहेगा कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो देखिएगा, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पत्तियों में होती है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट नामक अंगों में होता है। यह प्रक्रिया सूर्य की रोशनी का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करती है। 47वां प्रश्न देखेगा, मच्छरों में कौन सा अंग रक्त को चूसने के लिए जिम्मेदार है? मच्छरों में कौन सा अंग रक्त को चूसने के लिए जिम्मेदार होता है? मोह। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी की ओर जा रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। मच्छरों का मुहास रक्त चूसने के लिए विशेष रूप से विकसित होता है। यह एक लंबी पतली संरचना होती है जो त्वचा के माध्यम से रक्त को चूसने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, गेहूं पौधे का शास्त्रीय नाम क्या है? यह आपसे पूछा जा रहा है कि गेहूं पौधे का शास्त्रीय नाम क्या है? तो ट्रिटिकम एस्टिबम। क्या है? ट्रिटिकम एस्टिबम। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, गेहूं एक प्रमुख अनाज है जो ट्रिटिकम जाति के अंतर्गत आता है। इसका शास्त्रीय नाम जो है ट्रिटिकम एस्टिबम और यह दुनिया भर में खाद्य उत्पादन के लिए उगाया जाता है। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? तो मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य होता है मेरे प्यारे बच्चों कोशिकाओं को ऑक्सीजन पहुंचाना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। रक्त का मुख्य कार्य कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाना और शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना है। अगला प्रश्न देखेगा, मटर पौधे की फल का प्रकार क्या होता है? सुपारी, फलियां, नारियल या कद्दू? फलियां। तो ऑप्शन नंबर बी जो है गाइस इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मटर पौधा फलियों वर्ग का है। इसका फल एक सख्त खोल में बीजों को घेरे हुए होता है जिसे फलियां कहते हैं। तो कैसी लगी आज की क्लास आप लोगों को? अगर आप लोगों को आज की ये क्लास वाकई में पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। देखिए 2000 प्रश्नों की जो मास्टर पीडीएफ है, जो भी बच्चे लेना चाहते हैं इस पीडीएफ को जल्दी से ले लीजिए। ऑफर सीमित समय के लिए है। व्हाट्सएप पर जल्दी से मैसेज कीजिए आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।